न्यूजीलैंड से हारकर भारत की सेमीफाइनल की डगर हुई मुश्किल। बतौर कप्तान फिर नाकाम रहे विराट कोहली। टी20 विश्व कप से बाहर होने की कगार पर पहुंची टीम इंडिया। टी20 वर्ल्ड कप में भारत की लगातार दूसरी शर्मनाक हार। न्यूजीलैंड ने 8 विकेट से हराया। भारत के न बल्लेबाज चले और न ही गेंदबाज। टीम इंडिया के 111 रन के लक्ष्य को न्यूजीलैंड ने 14 ओवर 3 गेंद में हासिल किया। हार के बाद कप्तान विराट कोहली की जगह जसप्रीत बुमराह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बोले, हार और जीत खिलाड़ी की जिंदगी का हिस्सा। बड़े शॉट्स खेलने के चक्कर में बल्लेबाज आउट हुए। टॉस हारना भी हार की एक वजह। विश्व कप विजेता पूर्व भारतीय कप्तान कपिल देव ने कहा, इस तरीके से हार की उम्मीद नहीं थी। लड़कर हारते तो इतना बुरा नहीं लगता। हार के बाद पिच को दोष देना गलत होता है। विराट कोहली पर बोले कपिल देव, कोहली मीडिया के सामने आए और हार की जिम्मेदारी लें। मुझे समझ नहीं आ रहा, लड़ने वाले कप्तान ने घुटने क्यों टेक दिए। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन ने कहा, कप्तान विराट कोहली समेत पूरी टीम प्रेशर में थी। बल्लेबाजों ने बहुत शर्मनाक शॉट खेले। लगातार हार शर्मनाक। न्यूजीलैंड से टीम इंडिया की हार पर फैंस की मिली जुली प्रतिक्रिया। बोले, इस बार भारतीय टीम ने निराश किया है, तो कुछ ने कहा हार और जीत चलती रहती है। टी20 विश्व कप में आज इंग्लैंड का श्रीलंका से होगा मुकाबला। सेमीफाइनल पर इंग्लैंड की निगाहें, तो श्रीलंका करेगा वापसी की कोशिश। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 के विजेताओं को आज सम्मानित करेगा खेल मंत्रालय। नीरज चोपड़ा समेत 11 खिलाड़ियों को मिलेगा खेल रत्न अवार्ड। अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित होंगे नोएडा के डीएम सुहास अलवाई। स्कॉटलैंड के ग्लासगो पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वैश्विक जलवायु सम्मेलन में शामिल होंगे। ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन से द्विपक्षीय वार्ता भी होगी। इटली के रोम में G20 की दूसरे दिन की बैठक में शामिल हुए पीएम मोदी। सूत्रों के अनुसार दुनिया के 20 बड़े देश तापमान 1.5 डिग्री तक घटाने पर राजी हुए। जलवायु सम्मेलन से इतर पीएम मोदी ने जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल से मुलाकात की। भारत जर्मनी के द्विपक्षीय रिश्तों पर विस्तार से चर्चा हुई। दोनों ने रणनीतिक भागीदारी बनाए रखने की प्रतिबद्धता जताई। इटली में पीएम मोदी ने स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज से मुलाकात की। दोनों के बीच क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर बात हुई। G20 शिखर सम्मेलन के समापन पर इटली के पीएम मारियो द्राघी का बड़ा ऐलान। कहा, इटली जलवायु परिवर्तन रोकने के लिए गरीब देशों के वित्त पोषण की प्रतिबद्धता राशि में 3 गुना बढ़ाकर $1.4 बिलियन करेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने आपूर्ति श्रृंखला संकट को कम करने में मदद के लिए अतिरिक्त धन देने का किया वादा। आपूर्ति श्रृंखला में लचीलापन कार्यक्रम में पीएम मोदी समेत कई देशों के नेताओं ने भी हिस्सा लिया। कुछ और अहम खबरों का रुख कर लेते हैं इसी तरह फटाफट अंदाज में। आज दिल्ली में उत्तराखंड बीजेपी की बड़ी बैठक होगी। आगामी चुनाव और 5 नवंबर को पीएम के केदारनाथ दौरे की तैयारियों को लेकर चर्चा होगी। जेपी नड्डा की भी शामिल होने की उम्मीद। कांग्रेस आज से शुरू करेगी सदस्यता अभियान। 5 महीने में 10 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य। कांग्रेस के कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों को कांग्रेस से जोड़ने की कोशिश करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन। अहमदाबाद के एसजी हाईवे पर बने फ्लाईओवर और एलिवेटेड कॉरिडोर का लोकार्पण करेंगे। अहमदाबाद में अमित शाह सुबह स्वामीनारायण मंदिर भी जाएंगे। 36 फुट ऊंची शिवजी की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। एक सत्संग सभा का भी उद्घाटन करेंगे। अमूल के 75वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में किसानों का बिना नाम लिए बोले अमित शाह, आंदोलन समस्या के समाधान के लिए होते हैं, न कि समस्या को बढ़ाने के लिए। कहा, आत्मनिर्भर भारत के लिए सहकारिता से बड़ा कोई मार्ग नहीं। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान। बोले, पार्टी कमल के फूल पर लड़ेगी। 2 दिन पहले ही अमित शाह ने कहा था 2022 में योगी की जीत ही मोदी की जीत। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह का अनोखा बयान। कहा, धनतेरस पर लक्ष्मी तभी घर आएगी जब आप कमल लाओगे। कमल खिलाओ, घर में लक्ष्मी लाओ। 350 कमल खिलाएं ताकि पूरे प्रदेश में समृद्धि आ जाए। सीएम योगी के गढ़ गोरखपुर में प्रियंका गांधी ने प्रतिज्ञा रैली की। बीजेपी एसपी बीएसपी पर जमकर बरसी। कहा, यूपी में विकास कहीं नहीं दिख रहा। संघर्ष के समय में कहा गायब हो जाते हैं अखिलेश मायावती।
हरदोई में अखिलेश यादव ने किया जिन्ना का जिक्र, बोले पटेल, नेहरू, महात्मा गांधी, जिन्ना ने एक ही संस्था से पढ़ाई की, बैरिस्टर बने, देश को आजादी दिलाई और अगर किसी के लिए आवाज उठाने की जरूरत पड़ी तो आवाज उठाई। अखिलेश को मोहम्मद अली जिन्ना को आजादी का श्रेय देने वाले बयान पर बीजेपी ने निशाना साधा, कहा देश जिन्ना को बंटवारे का खलनायक मानता है, उन्हें आजादी का नायक बताना मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने पूछा, सरदार पटेल जी की जयंती पर मोहम्मद अली जिन्ना का गुणगान क्यों कर रहे हैं अखिलेश यादव? जिन्ना वाले बयान पर बीजेपी सांसद बृजलाल ने अखिलेश की जानकारी पर सवाल उठाए, कहा अखिलेश यादव को इतिहास जानने की जरूरत है। हरदोई में बोले अखिलेश यादव, बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टी की सोच एक जैसी है, सीबीआई और ईडी को पीछे लगाने की आदत कांग्रेस ने शुरू की थी, बीजेपी आज उसी राह पर चल रही है। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल यादव का ऐलान, कहा किसी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी से करेंगे गठबंधन, पहले राजभर से भी हो चुकी है शिवपाल की मुलाकात। तो चलिए कुछ और खबरें देख लेते हैं फटाफट अंदाज में। सहारनपुर की रैली में बीजेपी एसपी पर बरसे ओवैसी, बोले मुसलमानों को अपना वजूद बनाना होगा, संसद में मुसलमानों की बात करने वाला कोई नहीं है, अब की बार मुसलमान अपना चेहरा यादवों को नहीं बनाएंगे। आरएलडी के जयंत चौधरी ने विधानसभा के लिए घोषणा पत्र जारी किया, 1 करोड़ नौकरी, महिलाओं को 50% आरक्षण और कृषि के लिए 25,000 करोड़ का निवेश करने का वायदा किया। आरएलडी के चुनावी घोषणा पत्र पर बीजेपी की प्रतिक्रिया, राकेश त्रिपाठी ने कहा, चौधरी चरण सिंह जी के विचारों से भटकी आरएलडी, जो अपनी सीट नहीं जीत सकते उनके चुनावी घोषणा पत्र का कोई मोल नहीं। बीएसपी के 6 विधायकों के एसपी में शामिल होने पर बोली मायावती, चुनाव आने पर दल बदलू लोगों के आने जाने से किसी दल का जनाधार नहीं बढ़ेगा, पार्टी ऐसे बरसाती मेढकों से दूर रहेगी। लखनऊ में आज बीएसपी का महिला सम्मेलन, प्रबुद्ध वर्ग के सम्मान, सुरक्षा और तरक्की का होगा मुद्दा, कल्पना मिश्रा होंगी मुख्य अतिथि। प्रयागराज में समाजवादी पार्टी की किसान पटेल नौजवान यात्रा का समापन, प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा, शिवपाल यादव पर भी छोड़े सियासी तीर। कौशाम्बी में ओम प्रकाश राजभर का विवादित बयान, बोले शिक्षक भर्ती घोटाले में कुछ भी बोलने की डिप्टी सीएम की औकात नहीं है, बोलने पर जुबान काट लेगी बीजेपी। लखनऊ में धरना दे रहे शिक्षक भर्ती के छात्रों ने मिले आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह, 22,000 सीटों के लिए 140 दिन से 69,000 उम्मीदवार धरना दे रहे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का आज मुरादाबाद में दौरा, भीमराव अंबेडकर पुलिस अकादमी के दीक्षांत समारोह में होंगे शामिल, पीएम आवास योजना के आवासों के गृह प्रवेश कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का आज गोवा दौरा, शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ बड़ा ऐलान कर सकते हैं। एमपी के रीवा में विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम का अजब गजब बयान, साइकिल यात्रा के दौरान बोले चीफ सेक्रेटरी मेरे आदेश पर खड़ा रहता है, 5 घंटे बैठा कर रखता हूं, मिलता भी नहीं। हाईकोर्ट की इजाजत के बाद त्रिपुरा में टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी की रैली हुई, बीजेपी छोड़ने वाले राजीव बनर्जी भी रैली में शामिल हुए। भुवनेश्वर पहुंचे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के काफिले पर अंडे से हमला, एयरपोर्ट के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अंडे फेंके और काले झंडे दिखाए, लखीमपुर की घटना को लेकर जताया विरोध। आरोपों के बीच समीर वानखेड़े के घर पहुंचे अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष अरुण हल्दर, कहा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स देखने आया था, नवाब मलिक वानखेड़े को अपराधी साबित करने में लगे हुए। चीन इन इलाकों में फौज की तैनाती के बाद अब नए तरह के गांव बसाने की तैयारी कर रहा है। तकनीकी भाषा में ये गांव होंगे हाइब्रिड विलेज।
इनका इस्तेमाल तनाव के वक्त सैनिक छावनी की तरह किया जा सकेगा। ऐसे में आप सवाल पूछेंगे कि क्या भारत इसके लिए तैयार है? तो जवाब है हाँ। भारत के पास ऐसे गांव आज से नहीं बल्कि पिछले 74 सालों से हैं और उनका इतिहास उससे भी ज्यादा पुराना है। देखिए। लद्दाख से मैं कर्नल दानवीर और अरुणाचल से मेरे साथी नीरज राजपूत चीनी खुराफात और भारतीय तैयारियों के बीच जिस सीमा का जायजा लिया, उसकी ये दो तस्वीरें सबसे पहले देख लीजिए। हेलो हेलो हेलो। चीन से सटी भारत की सीमा पर बसने वाले बच्चों की देशभक्ति भरी ये बेतकल्लुफी शायद चीन को भी पता चल गई है। हेलो हेलो हेलो। इसीलिए वो भारत से सटी अपनी निर्जन सीमा, जिधर आने तक से भी उसके सैनिकों की रूह कांपती है, वहां अब गांव बसाने की तैयारी कर रहा है। ऐसे हाइब्रिड गांव जिनका इस्तेमाल वह युद्ध के दौरान सैनिक छावनी के तौर पर करे और जब युद्ध ना हो तो वहां उसके जबरन बसाए हुए लोग रहने को मजबूर रहे। चीन की इस मजबूरी के सामने भारत की मजबूती की ये रक्षा रिपोर्ट आपको जरूर देखनी चाहिए। मैं इस समय एक लद्दाखी छात्रा के साथ हूँ। आइए उनसे बात करते हैं। जूले, जुले, आपका क्या नाम है? शिवांशु स्कित, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 11th केंद्र विद्यालय स्कूल में पढ़ते हैं। और क्या है आपका एस्पिरेशन, क्या करना चाहते हैं 12th के बाद? 12th के बाद आर्मी में ज्वाइन करना चाहती हूँ, एनडीए में। तो आप एनडीए ज्वाइन करना चाहती हैं। आर्मी क्यों अच्छा लगता है? देश के लिए कुछ करना है। वेरी गुड। जिस तरीके से भारतीय सेना यहाँ पर पिछले 1 साल से डटी हुई है, बहुत भारी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में इन्होंने योगदान दिया है। लोकल इकोनॉमी को बूस्ट करने में इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है। पिछले साल उन्होंने 500 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स यहाँ पर चलाए हैं। 500 करोड़ रुपया एक बहुत बड़ा आंकड़ा है और उसका फौज, बेसिकली वो फौज का इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन उसका फायदा सिविलियन पॉपुलेशन को भी होगा। यहाँ पर आदेश है कि कोई भी फार्मर, कोई भी किसान जो भी यहाँ पर लोकल प्रोड्यूस करता है वो फौज को सप्लाई कर सकता है। फौज की रिक्वायरमेंट यहाँ पर बहुत सारी है, बहुत बड़ी है, लेकिन काफ़ी हद तक इनकी तरफ से भी एक योगदान है और इससे लद्दाख की इकोनॉमी में भी बहुत अच्छा असर पड़ रहा। असम के तेजपुर से हम तवांग जा रहे थे और तवांग की करीब दूरी जो है करीब 280 किलोमीटर है। पहले हम हेलीकॉप्टर से जा रहे थे, लेकिन अगर हम लोग दिखाएं, लेकिन हेलीकॉप्टर से इसलिए नहीं जा पाए क्योंकि मौसम पूरा पैक था, वेदर पैक था। और पैक क्यों है देखिए, ऊपर देखेंगे, कैमरामैन वेद पांडे दिखाएंगे तो ऊपर पूरा जो बादल आए हुए हैं, इसके चलते ही यहाँ से जो हेलीकॉप्टर की जो ऑपरेशंस होते हैं बहुत मुश्किल हो जाता है उनको करना। और इसीलिए जो आवाजाही है हेलीकॉप्टर के जरिए वो भी बहुत, ये जो है उसमें रुकावट आती है, बाधित हो जाती है। तो अब हम लोग यहाँ से जा रहे हैं सड़क के रास्ते, यहाँ से जाएंगे तवांग जाएंगे। पहले टेंगा पड़ेगा रास्ते में 60 किलोमीटर 60 किलोमीटर, और फिर उसके बाद जाएंगे तवांग यहाँ से, और फिर जानेंगे वहाँ पर भारत और चीन के बीच में जो LAC पर जो विवाद चल रहा है और भारतीय सेना की किस तरह की तैयारियाँ हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC पर। इस वक्त हम LAC के 0 पॉइंट पर है और सामने जो दिखाई दे रहा है, जो बोर्ड दिखाई दे रहा है, ब्लू कलर की जो बिल्डिंग दिखाई दे रही है, दरअसल ये आखिरी पॉइंट है। वहाँ पर जो सोल्जर्स दिखाई दे रहे हैं, कैमरामैन वेद पांडे दिखाएंगे, ये आखिरी पॉइंट है। दूसरी तरफ चीन की सीमा है और अगर हम लोग देखेंगे तो अभी फॉग थोड़ा सा आ गया है, मौसम क्योंकि खराब है, इसलिए चीनी सेना की जो पोस्ट है वो यहाँ से नहीं दिखाई दे रही। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर मौसम साफ होता है तो साफ तौर पर देख सकते थे। और अगर ये देखेंगे
ये वाला ये जो रास्ता दिखाई दे रहा है, यहाँ से हमारी पेट्रोलिंग जाती है, भारतीय सेना की पेट्रोलिंग यहाँ से जाती है ऐसे करके, और वो आखिरी जाके में पीले रंग की अगर रॉक दिखाई दे रही है जहाँ पर पत्थर रखे हुए हैं, और वहाँ पर जाकर आखिरी भारतीय सेना की और चीनी सेना की पेट्रोलिंग वो सामने से आती है, जहाँ पर ब्लू बिल्डिंग दिखाई दे रही है वो वहाँ से आती है इस तरह से, और यहाँ पर आकर दोनों की मुलाकात होती है इस जगह पर आकर। इसके आगे ना भारतीय सेना जाती है ना उसके इधर चीनी सेना आती है। तो ये पूरा पेट्रोलिंग यहाँ पर इन पूरी पहाड़ियों में यहाँ पर होती है, ताकि जो चीनी सेना जो है, भारतीय सेना की कोशिश रहती है कि चीनी सेना जो भारतीय सेना की जो LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, हालांकि अलग अलग परसेप्शन है दोनों देशों की सेनाओं की, लेकिन वो वहाँ पर उसकी सैंक्टिटी बनी रहे, उसके इधर दूसरी तरफ कोशिश न करे आने के लिए, उसके लिए ही यहाँ पर ये इस तरह की पेट्रोलिंग होती है। और अब एक बड़ी खबर आपको बता दें, ब्रिटेन से मिल रही है। लंदन के करीब सेल्सबरी के करीब 2 ट्रेनें आपस में टकरा गई और इस दुर्घटना में 17 लोग घायल हो गए हैं। कुछ तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। अभी तक किसी के हताहत होने की हालांकि जानकारी नहीं है। बताया जा रहा है कि एक ट्रेन टनल से गुजरते वक्त किसी चीज से टकराई। सिग्नल की दिक्कत की वजह से दूसरी तरफ से आ रही ट्रेन भी टकरा गई। इस टक्कर से कई बोगियां ट्रैक पर औंधे मुंह गिर गईं। ये तस्वीरें देखिए। रेस्क्यू का काम अभी भी जारी है। 2 ट्रेनों की आपस में टक्कर हो गई। अभी तक की जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार 17 लोग घायल बताए जा रहे हैं। ब्रिटेन में 2 ट्रेनें आपस में टकरा गई। अभी भी हालांकि रेस्क्यू का काम चल रहा है। जिसका सीधा ताल्लुक है आपकी जेब से। लगातार छठे दिन दिल्ली में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए हैं। दोनों के दाम 35-35 पैसे प्रति लीटर बढ़ाए गए हैं। दिल्ली में अब पेट्रोल की नई कीमत 109 रुपए 69 पैसे और डीजल की नई कीमत 98 रुपए 42 पैसे हो गई है। तो लगातार छठे दिन एक बार फिर दिल्ली में पेट्रोल डीजल के रेट बढ़े हैं। ऐसे में सीधा ताल्लुक है आपकी जेब से। लगातार छठे दिन दिल्ली में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से आम आदमी को दिक्कतें बढ़ने की पूरी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। दोनों के दाम 35 पैसे प्रति लीटर बढ़ाए गए हैं। ऐसे में दिल्ली में अब पेट्रोल की नई कीमत आपको बता दें 109 रुपए 69 पैसे, डीजल की नई कीमत होगी 98 रुपए 42 पैसे। न्यूजीलैंड से हारकर भारत की सेमीफाइनल की डगर हुई मुश्किल। बतौर कप्तान फिर नाकाम रहे विराट कोहली। T20 विश्व कप से बाहर होने की कगार पर पहुंची टीम इंडिया। T20 वर्ल्ड कप में भारत की लगातार दूसरी शर्मनाक हार। न्यूजीलैंड ने 8 विकेट से हराया। भारत के ना बल्लेबाज चले और ना ही गेंदबाज। टीम इंडिया के 111 रन के लक्ष्य को न्यूजीलैंड ने 14 ओवर 3 गेंद में ही हासिल कर लिया। हार के बाद कप्तान विराट कोहली की जगह जसप्रीत बुमराह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बोले, हार और जीत की खिलाड़ी की जिंदगी का हिस्सा। बड़े शॉट्स खेलने के चक्कर में बल्लेबाज आउट हुए। टॉस हारना भी हार की एक वजह। विश्व कप विजेता पूर्व भारतीय कप्तान कपिल देव ने कहा, इस तरीके से हार की उम्मीद नहीं थी। लड़कर हारते तो इतना बुरा नहीं लगता। हार के बाद पिच को दोष देना गलत होता है। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन ने कहा, कप्तान विराट कोहली समेत पूरी टीम प्रेशर में थी। बल्लेबाजों ने बहुत शर्मनाक शॉट्स खेले। लगातार हार शर्मनाक। न्यूजीलैंड से टीम इंडिया की हार पर फैंस की मिलीजुली प्रतिक्रिया। बोले, इस बार भारतीय टीम ने निराश किया है तो कुछ ने कहा, हार और जीत चलती रहती है। T20 विश्व कप में आज इंग्लैंड का श्रीलंका से मुकाबला। सेमीफाइनल पर इंग्लैंड की निगाहें हैं तो वहीं श्रीलंका करेगा वापसी की कोशिश। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 के विजेताओं को आज सम्मानित करेगा खेल मंत्रालय। नीरज चोपड़ा समेत 11 खिलाड़ियों को मिलेगा खेल रत्न अवार्ड। अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित होंगे नोएडा के DM सुहास एलवाई। आज दिल्ली में उत्तराखंड बीजेपी की बड़ी बैठक होगी। आगामी चुनाव और 5 नवंबर को पीएम के केदारनाथ दौरे की तैयारियों को लेकर चर्चा होगी। जेपी नड्डा के भी शामिल होने की उम्मीद है। कांग्रेस आज से एक और अभियान शुरू करने जा रही है जिसका नाम सदस्यता अभियान है। तो वहीं 5 महीने में 10 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य कांग्रेस ने रखा है। कांग्रेस के कार्यकर्ता घर घर जाकर अब लोगों को कांग्रेस से जोड़ने की कोशिश में जुटेंगे। गृह मंत्री अमित शाह के गुजरात दौरे का आज है दूसरा दिन। अहमदाबाद के SG हाईवे पर बने फ्लाईओवर और एलिवेटेड कॉरिडोर का लोकार्पण करेंगे अमित शाह। अहमदाबाद में अमित शाह सुबह स्वामीनारायण मंदिर भी जाएंगे। 36 फुट ऊंची शिवजी की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। एक सत्संग सभा का भी उद्घाटन करेंगे। अमूल के 75वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में किसानों का बिना नाम लिए अमित शाह बोले, आंदोलन समस्या का समाधान के लिए होते हैं, न कि समस्या को बढ़ाने के लिए। कहा, आत्मनिर्भर भारत के लिए सहकारिता से बड़ा कोई मार्ग नहीं है।
यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान, बोले पार्टी कमल के फूल पर लड़ेगी। 2 दिन पहले ही अमित शाह ने कहा था 2022 में योगी की जीत ही मोदी की जीत। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह का अनोखा बयान, कहा धनतेरस पर लक्ष्मी तभी घर आएगी जब आप कमल लाओगे। कमल खिलाओ, घर में लक्ष्मी लाओ। 350 कमल खिलाएं ताकि पूरे प्रदेश में समृद्धि आ सके। सीएम योगी के गढ़ गोरखपुर में प्रियंका गांधी ने प्रतिज्ञा रैली की। बीजेपी एसपी बीएसपी पर जमकर बरसीं प्रियंका, कहा यूपी में विकास कहीं नहीं दिख रहा। संघर्ष के समय कहां गायब हो जाती हैं अखिलेश मायावती। हरदोई में अखिलेश यादव ने किया जिन्ना का जिक्र, बोले पटेल, नेहरू, महात्मा गांधी, जिन्ना ने एक ही संस्थान से पढ़ाई की, बैरिस्टर बने, देश को आजादी दिलाई और अगर किसी के लिए आवाज उठाने की जरूरत पड़ी तो आवाज भी उठाई। अखिलेश के मोहम्मद अली जिन्ना को आजादी का श्रेय देने वाले बयान पर बीजेपी ने साधा निशाना, कहा देश जिन्ना को बंटवारे का खलनायक मानता है, उन्हें आजादी का नायक बताना मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने पूछा, सरदार पटेल जी की जयंती पर मोहम्मद अली जिन्ना का गुणगान क्यों कर रहे हैं अखिलेश यादव। जिन्ना वाले बयान पर बीजेपी सांसद बृजलाल ने अखिलेश की जानकारी पर उठाए सवाल, कहा अखिलेश यादव को इतिहास जानने की जरूरत है। हरदोई में बोले अखिलेश यादव, बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टी की सोच एक जैसी है। सीबीआई और ईडी को पीछे लगाने की आदत कांग्रेस ने शुरू की थी, बीजेपी आज उसी राह पर चल रही है। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल यादव का ऐलान, कहा किसी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी से करेंगे गठबंधन, पहले राजभर से भी हो चुकी है शिवपाल की मुलाकात। सहारनपुर की रैली में बीजेपी एसपी पर बरसी ओवैसी, बोले मुसलमानों को अपना वजूद बनाना होगा, संसद में मुसलमानों की बात करने वाला कोई नहीं है, अब की बात मुसलमान अपना चेहरा यादवों को नहीं बनाएगा। आरएलडी के जयंत चौधरी ने विधानसभा के लिए घोषणा पत्र जारी किया। 1 करोड़ नौकरी, महिलाओं को 50% आरक्षण और कृषि के लिए 25,000 करोड़ का निवेश करने का वायदा। आरएलडी के चुनावी घोषणा पत्र पर बीजेपी की प्रतिक्रिया, राकेश त्रिपाठी ने कहा चौधरी चरण सिंह जी के विचारों से भटकी आरएलडी, जो अपनी सीट नहीं जीत सकते उनके चुनावी घोषणा पत्र का कोई मोल नहीं। बीएसपी के 6 विधायकों के एसपी में शामिल होने पर बोली मायावती, चुनाव आने पर दल बदलू लोगों के आने जाने से किसी दल का जनाधार नहीं बढ़ेगा, पार्टी ऐसे बरसाती मेढकों से दूर रही। लखनऊ में आज बीएसपी का महिला सम्मेलन, प्रबुद्ध वर्ग के सम्मान, सुरक्षा और तरक्की का होगा मुद्दा, कल्पना मिश्रा होंगी मुख्य अतिथि। प्रयागराज में समाजवादी पार्टी की किसान पटेल नौजवान यात्रा का समापन, प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा, शिवपाल यादव पर भी छोड़े सियासी तीर। कौशाम्बी में ओम प्रकाश राजभर का विवादित बयान, बोले शिक्षक भर्ती घोटाले में कुछ भी बोलने की डिप्टी सीएम की औकात नहीं, बोलने पर जुबान काट लेगी बीजेपी। लखनऊ में धरना दे रहे शिक्षक भर्ती के छात्रों से मिले आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह, 22,000 सीटों के लिए 140 दिन से 69,000 उम्मीदवार धरना दे रहे हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का आज मुरादाबाद दौरा, भीमराव अंबेडकर पुलिस अकादमी के दीक्षांत समारोह में होंगे शामिल, पीएम आवास योजना के आवासों के गृह प्रवेश कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का आज गोवा दौरा, आज शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ बड़े ऐलान कर सकते हैं। एमपी के रीवा में विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम का अजब गजब बयान, साइकिल यात्रा के दौरान बोले चीफ सेक्रेटरी मेरे आदेश पर खड़ा रहता है, 5 घंटे बैठा कर रखता हूं, मिलता भी नहीं। हाईकोर्ट की इजाजत के बाद त्रिपुरा में टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी की रैली हुई, बीजेपी छोड़ने वाले राजीव बनर्जी भी रैली में शामिल हुए। भुवनेश्वर पहुंचे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के काफिले पर अंडे से हमला हुआ, एयरपोर्ट के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अंडे फेंके, काले झंडे दिखाए, लखीमपुर की घटना को लेकर जताया विरोध।
आरोपों के बीच समीर वानखेड़े के घर पहुंचे अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष अरुण हल्दर। कहा, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स देखने आया था, नवाब मलिक वानखेड़े को अपराधी साबित करने में लगे हुए। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक बयान पर कायम, बोले वानखेड़े ने फर्जीवाड़े से नौकरी हासिल की, उन्हें बचाने की कोशिश हो रही है, अनुसूचित जाति आयोग में शिकायत दर्ज कराऊंगा। नवाब मलिक पर बीजेपी ने साधा निशाना, मोहित कंबोज ने कहा मंत्री नवाब मलिक को अधिवेशन से पहले इस्तीफा देना पड़ेगा। एनसीबी के समीर वानखेड़े के परिवार ने केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले से मुलाकात की। मंत्री बोले साजिश ना करें नवाब मलिक, हम वानखेड़े के साथ खड़े हैं। समीर वानखेड़े की पत्नी क्रांति रेडकर ने की सुरक्षा की मांग। कहा, समीर और परिवार की सुरक्षा खतरे में है। कुछ दिन पहले 3 लोगों ने घर की रेकी की थी, पुलिस को सीसीटीवी फुटेज मुहैया कराई। आप देखिए धीरे धीरे शुरू हो रहा है। कुछ फैकल्टी नजर आ रही है, टीचर्स नजर आ रहे हैं। आदेश स्कूलों को दिया गया है कि सैनिटाइजेशन का खास तौर से ध्यान रखना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना होगा, स्वच्छता के साथ स्कूल्स में छात्रों को बिठाना होगा। और इन तमाम गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए आज से स्कूल दिल्ली में खुल रहे हैं। कक्षा नर्सरी से 8वीं तक के स्कूल्स अब तक दिल्ली में नहीं खुले थे, आज से इसकी शुरुआत होने जा रही है। 1.5 साल बाद आज से फिर खुले हैं स्कूल। हालांकि 8वीं के बाद कुछ कक्षाएं खुली थी और नर्सरी से लेकर 8वीं तक की बात करें तो ऑनलाइन क्लासेस अभी तक चल रही थी, लेकिन अब बच्चे स्कूल्स पहुंच सकेंगे। ध्यान रखना होगा खास तौर से विकास की सैनिटाइजेशन का पालन हो सके, गाइडलाइंस का पालन हो सके। और ये तस्वीरें भी दिख रही हैं, अभी टीचिंग स्टाफ पहुंचना शुरू हुआ है, सबका टेम्परेचर लिया जा रहा है, सब मुंह पर मास्क लगाए हुए हैं। हालांकि छात्रों के लिए बाध्यता नहीं है कि स्कूल आए, पेरेंट्स के ऊपर छोड़ दिया गया है। हाइब्रिड क्लासेस चलेंगी, फिजिकल क्लासेस भी होंगी और साथ साथ ऑनलाइन भी। तो ये छात्र के ऊपर होगा, उसके पेरेंट्स के ऊपर होगा कि वो किस तरह से क्लास अटेंड करना चाहता है, लेकिन सामाजिक दूरी का ख्याल रखा जाएगा। सुबह सुबह छात्र छात्राएं अब से कुछ देर में पहुंचना शुरू हो जाएंगे, टीचिंग स्टाफ पहुंचना शुरू हो चुका है, ऑनलाइन क्लासेस भी साथ में चलेंगी और स्कूल जाना अभी अनिवार्य नहीं है। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया आज कई स्कूलों का दौरा भी करेंगे और इंतज़ाम भी देखेंगे कि जो कोरोना की गाइडलाइंस जारी की गई हैं स्कूलों के लिए, उनका पूरी तरह से पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 8वीं से 12वीं तक के स्कूल आपको पता है पहले से ही खुले थे, अब नर्सरी से 8वीं तक के स्कूल आज से खुलने जा रहे हैं और ये तस्वीरें आपको हम उसी वक्त की दिखा रहे हैं जब टीचिंग स्टाफ पहुंचना शुरू हुआ। अब से कुछ देर में वहां पर छात्र भी पहुंच रहे स्कूलों में शुरू हो जाएंगे। तो छात्रों के लिए बहुत अहम दिन, तकरीबन 1.5 साल बाद स्कूल खुलना शुरू हो रहे हैं और छात्रों का जाना आना भी शुरू होगा। तो जाहिर तौर पर जो पढ़ाई ऑनलाइन नहीं करना चाहते थे, इंटरेस्टेड नहीं थे, अब वो फिजिकल क्लासेस अटेंड कर पाएंगे। दिवाली के रंग वाली कोरोना संकट के बीच इस बार रामनगरी अयोध्या में ऐतिहासिक दिवाली मनाई जाने वाली है। छोटी दिवाली पर दीपोत्सव के लिए अयोध्या में भव्य तैयारियां की गई हैं। देखिए हमारे संवाददाता अजय दुबे की ये खास रिपोर्ट। दीपावली से पहले राम की पैड़ी में फिर तैयारी है दीपोत्सव की, एक ऐसे पर्व की जो दीपावली से पहले अपनी रोशनी से जगमगा कर रख देता है अयोध्या को। और देखिए यहाँ पर राम की पैड़ी के आसपास क्या रंग है, मैं दिखाऊं आपको तैयारियां। तो देखिए जो ये पूरे इस राम की पैड़ी के आसपास का इलाका है उसे साफ सुथरा किया गया है, जगमगाया गया है। आसपास आप देखेंगे पूरे इलाके में जो ये पानी इकट्ठा था उसे साफ किया गया, तट को साफ किया गया और इमारतें जो हैं यहाँ पर किस तरीके से जगमगा रही हैं। जो लाइट का बार बार जिक्र हो रहा है कि कलरफुल लाइटें रहेंगी, लेजर शो रहेगा, उन सब का भी इंतजाम देखने को मिल रहा है। सुंदर हर तरफ यहाँ पर छटा बनी हुई है। और एक नजर फिर से आपको लेके चलता हूँ जो तट के आसपास का इलाका है। देखिए यहाँ पर अलग अलग आकार के स्टिकर बनाए गए हैं, जैसे ये पवन सुत हनुमान के आकार में बनाया गया है और इस पर दिए रखे जाएंगे। उन अलग अलग आकारों से यहाँ पर कोशिश की जाएगी आकृति बनाने की दियों से, जिसके आधार पर इस पूरे इलाके में सुंदरता देखने को मिलेगी। एक पवन सुत का आकार रहा, इसके आगे बढ़ते हैं।
पूरा ये तट इस समय चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। साफ सफाई के इंतजाम इस पूरे तट के आसपास जो पेंटिंग है वो की गई है। इस तरीके से लाखों दिए, तकरीबन 9 लाख दिए जलाने की तैयारी है। इस तट पर जलाए जाएंगे और आसमान में जितने तारे टिमटिमाते दिखाई देंगे, अयोध्या के इस हिस्से में, भारत के इस हिस्से में जमीन पर दिए जलाकर जो दिवाली का पर्व है उससे पहले दीपोत्सव का आयोजन अयोध्या में किया जाएगा। कैमरा पर्सन अरविंद के संग अजय दुबे, एपी न्यूज, अयोध्या। चेहरों की मायूसी का ये सन्नाटा नश्तर बनकर सीने में पैबस्त हो जाएगा। शर्त सिर्फ इतनी है कि सीने में दिल होना चाहिए। दुबई के मैदान में न्यूजीलैंड के खिलाफ 11 खिलाड़ी रेंग कर बाहर आ रहे थे। महज 7 दिनों में वो हुआ जो पिछले 14 सालों में नहीं हुआ। पहली बार T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया शुरुआती दोनों मैच हारी है। न्यूजीलैंड के खिलाफ टीम इंडिया 7 विकेट पर महज 110 रन ही बना सकी। न्यूजीलैंड ने सिर्फ 14.3 ओवर में 2 विकेट पर 111 रन बना दिए। 33 गेंद पहले ही टीम इंडिया मैच हार गई। ये गेंदों के लिहाज से T20 में उसकी सबसे बड़ी हार है। इस वर्ल्ड कप के शुरुआती 2 मैच में टीम इंडिया का बैटिंग औसत 18.64 है, जबकि गेंदबाजी का औसत 131.50। 2007 से 2021 तक टीम इंडिया T20 वर्ल्ड कप में से 3 के 3 मैच न्यूजीलैंड से हारी। 3 नवंबर वर्सेस अफगानिस्तान, 5 नवंबर वर्सेस स्कॉटलैंड, 8 नवंबर वर्सेस नामीबिया। इस वर्ल्ड कप में अब टीम इंडिया के 3 मैच बचे हैं। अब वो तीनों ही मैच जीत भी ले तो सेमीफाइनल में पहुंचना लगभग नामुमकिन है। वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंटों में टीमें इस कमजोर तैयारी के साथ नहीं जाती। आईपीएल खेलकर बड़ी हुई इस पीढ़ी का एक भी बल्लेबाज क्रीज पर टिक नहीं पाया। जिस खेल ने इन खिलाड़ियों को इस देश में भगवान का दर्जा दिलाया, शोहरत दिलाई, दौलत दिलाई, बेशकीमती उम्मीदों का दमकता सितारा इनके कंधों पर रखा, इनके पसीने को माथे पर चंदन की तरह लगाया। उन्हीं खिलाड़ियों के धोखे पर जब हिंदुस्तान सवालों की पोटली लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आया तो कप्तान ने पीठ दिखा दी। जहां दिवाली से पहले धोखे के बारूद से जले हाथ सवाल के लिए उठे तो कप्तान विराट अपने गेंदबाज के पीछे छिपे नजर आए। कमिटमेंट की कमी थी। बच के आपने भागना, आपने नहीं बात करनी, वो ठीक है। अगर आप मैच नहीं जीत पाए या खेल नहीं पाए तो वो कहीं ना कहीं कमिटमेंट की कमी थी। वही सब से बड़ा मुद्दा है। आप नहीं आते मीडिया से बात करने, ठीक है, वो आपकी मर्जी है कि जब आप बेहतर नहीं खेले तो आपको जवाब देना होगा। जवाब देते हुए कोई इसमें शर्मिंदगी नहीं होती। नहीं, देखिए उसमें कोई बात नहीं, शर्मिंदगी की कोई बात नहीं है। देखिए अगर आप हार गए ठीक है, उसमें कोई वो नहीं है। मतलब शर्मिंदा होने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप आके आप बताएंगे तो लोग भी सुनेंगे, उसके बात करेंगे क्यों, वहाँ पता तो होगा क्यों हारे, क्या है। क्योंकि देखिए हम बोलने में और जो बुमराह बोलने में और जो क्या कोच बोलने में बहुत अंतर होगा। क्योंकि क्यों हारे ये फेस करना तो ज़रूरी है। ये नेशन को आपको फेस तो करना पड़ेगा, क्योंकि आप हार गए तो आपको फेस करना पड़ेगा, आके बात करनी पड़ेगी। कोई पूछे पश्चिम बिहार की गलियों से निकलकर जिस हिंदुस्तान ने विराट को सिर माथे पर बिठाया, क्या उसे जवाब का भी हक नहीं है? विराट को बताना पड़ेगा कि बैटिंग ऑर्डर में बदलाव किसने किया। विराट को बताना पड़ेगा कि रोहित से ओपनिंग क्यों नहीं करवाई। विराट को बताना पड़ेगा कि खुद नंबर 4 पर क्यों उतरे। बताना पड़ेगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस से क्यों भागे विराट कोहली। बताना पड़ेगा कि मुख्य कोच रवि शास्त्री, बॉलिंग कोच भरत अरुण, फील्डिंग कोच आर श्रीधर और मेंटोर महेंद्र सिंह धोनी क्या कर रहे हैं। पाकिस्तान से हार के 7 दिन बाद फिर क्यों मिली एक और शर्मनाक हार। लेकिन जवाब तो देना ही पड़ेगा, हिसाब तो देना ही पड़ेगा। कई लोगों को निराश किया कल के मैच में, काफी डिसअपॉइंटिंग था। टीम के मेंटोर धोनी है, टीम के कोच रवि शास्त्री हैं, दोनों में कितनी दोस्ती है ये किसी से छिपी नहीं। तो ऐसे में सवाल उठता है कि कहीं दोनों का एक साथ रहना ही तो टीम के प्लान के खिलाफ नहीं जा रहा। ये वो शिकस्त है जो चुभती है कलेजे में हर बार, जिसकी चुभन और जलन आने वाले कई सालों तक हर फैन के दिल में रहेगी। ये हार तब और चुभती है जब टीम इंडिया की तस्वीरों के साथ दिखते हैं धोनी, क्योंकि क्रिकेट में धोनी का रुतबा ऐसा है
कि वो जिस चीज को छू ले वो ट्रॉफी बन जाती है। तो सवाल है कि आखिर धोनी के रहते ऐसा कैसे हो गया? क्या वर्ल्ड कप में, इस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान से भी हारे और न्यूजीलैंड से भी, तो हार के बाद चीर फाड़ भी होगी और कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी आएगी। सवाल है कि क्या धोनी की टीम इंडिया में बतौर मेंटोर चल नहीं रही थी या कोई चलने नहीं दे रहा था? ये सवाल आते ही सबसे पहले उंगली उठती है कोच रवि शास्त्री पर। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद इस T20 वर्ल्ड कप के लिए बीसीसीआई ने धोनी को मेंटोर नियुक्त किया है। शास्त्री की टीम में बतौर कोच स्थिति बेहद मजबूत है। खिलाड़ियों से उनका इंटरेक्शन और उनका प्रभाव भी बढ़ा है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या धोनी और शास्त्री के बीच अब भी अनबन है? क्या शास्त्री ही धोनी की रणनीति को लागू नहीं होने दे रहे? क्या बीसीसीआई ने धोनी की नियुक्ति कर टीम में फूट डाल दी है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो आने वाले दिनों में और तेजी से उठ सकते हैं। ऐसे सवालों का उठना स्वाभाविक भी है, क्योंकि धोनी और शास्त्री का एक लंबा इतिहास रहा है। कहते हैं यहाँ से शुरू हुआ ये मनमुटाव कैमरे पर जैसा भी दिखे, लेकिन अंदर ही अंदर शास्त्री और धोनी में बनती नहीं है। 2007 के बाद रवि शास्त्री 7 साल तक कमेंट्री ही करते रहे, लेकिन उसके बाद धोनी की कप्तानी में टीम इंडिया से भी जुड़े बतौर टीम डायरेक्टर जुड़े रहे। शास्त्री 2014 से 2016 तक टीम इंडिया के टीम डायरेक्टर रहे, लेकिन कप्तान धोनी थे जो हर रणनीति, हर आदेश उनके ही माने जाते थे। लेकिन अपने क्रिकेट से ज्यादा अपनी कमेंट्री के लिए मशहूर शास्त्री की टीम कागजों में ज्यादा अहम दिखे, मैदान पर नहीं। लेकिन धोनी ने जनवरी 2017 में कप्तानी छोड़ी। विराट कप्तान बने और कोच बनाए गए अनिल कुंबले से उनकी अदावत हुई और छींटा टूटा शास्त्री का। 2017 की जुलाई महीने में शास्त्री टीम इंडिया के मुख्य कोच बने। उनका कॉन्ट्रैक्ट इस T20 के बाद खत्म हो रहा है। शास्त्री ने कहा भी है कि वो अब कोच नहीं बने रहना चाहते हैं, लेकिन कप्तानी में धोनी के रहते शास्त्री को जो रुतबा नहीं मिला वो शायद विराट की कप्तानी में मिला। ऐसे में क्या जाते जाते शास्त्री धोनी से अदावत का आखिरी चैप्टर लिख रहे हैं? दिवाली से पहले रविवार के दिन देश के कई बड़े शहरों से आई भीड़ की तस्वीरें चौंकाने वाली। सोशल डिस्टेंसिंग तो दूर, लोग बगैर मास्क के भी घूमते नजर आ रहे हैं। प्लीज याद रखिए, कोरोना अभी गया नहीं है। इसी तरह की लापरवाही तीसरी लहर को दावत दे सकती है। कोरोना को दावत देती ये भीड़ फिर से डराने आ गई है। दिवाली की तैयारी, कहीं जान पर पड़ न जाए भारी। ये 4 तस्वीरें देश के 4 बड़े शहरों की हैं, पर तस्वीरों में लापरवाह भीड़ एक जैसी दिख रही है। और त्योहारी सीजन में लोगों की ऐसी ही लापरवाही भारत को कितनी भारी पड़ चुकी है, ये बताने की जरूरत नहीं। बात अगर देश की राजधानी दिल्ली की करें तो DDMA ने बाजार खोलने की अनुमति के साथ ही कोरोना प्रोटोकॉल के पालन की सख्त हिदायत दी थी, लेकिन तस्वीरें कुछ और ही बयां कर रही हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं दिल्ली की सरोजनी नगर मार्केट में। यहाँ की तस्वीरें एक बार आपको दिखा देते हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर जो भीड़ है वो उमड़ी हुई है। लोग यहाँ पर खचाखच भरे हुए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग तो नहीं कह सकते कि यहाँ पर पालन किया जा रहा है। महाराष्ट्र के नागपुर की तस्वीरें भी कम डराने वाली नहीं। दीपावली के पूर्व आज नागपुर की तस्वीरें आप जो देख रहे हैं, नागपुर के सीताबर्डी के बाजार में बड़ी संख्या में लोग आज दीपावली के पूर्व अंतिम रविवार अपनी खरीदी करने के लिए पहुंचे हैं। कोरोना के नियमों का उल्लंघन भी यहां पर होता हुआ साफ दिखाई दे रहा है। दिवाली के ठीक पहले रविवार की छुट्टी के कारण देश के हर कोने से ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिली हैं। चेन्नई के बाजारों में भी सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क नदारद दिखे। देश में पिछले लंबे वक्त से कोरोना के केसेस में लगातार कमी दर्ज की जा रही है, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि कोरोना का प्रकोप कम हुआ है, पर अभी वो गया नहीं है। इसलिए त्योहार मनाएं, पर सावधानी से।
सर्दियों का मौसम जैसे ही आना शुरू होता है, राजधानी दिल्ली के लिए सबसे बड़ी समस्या हो जाती है प्रदूषण की। प्रदूषण इतना ज्यादा कि लोगों के स्वास्थ्य पे असर होता है। धुंध छाने लगी है राजधानी दिल्ली में। जगह जगह ऐसे हालात देखने को मिल रहे हैं कि सुबह के वक्त काफ़ी धुंध रह रही है। और साथ ही साथ हम आपको एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि हवा की गुणवत्ता भी क्या है वो भी दिखा देते हैं। अभी एयर क्वालिटी इंडेक्स ओवरऑल यानी कि पूरी दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 302 पे है। 302 यानी आप देख सकते हैं कि लाल वाला हिस्सा, लाल यानी खतरे वाला हिस्सा 302 पे एयर क्वालिटी इंडेक्स वेरी पुअर की स्थिति में है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि क्या क्या परेशानियां लोगों को देखने को मिल सकती हैं। साथ ही साथ आप हेल्थ एडवाइजरी अगर पढ़ें तो सबको वार्निंग दी गई है कि कोशिश करें कि ज़्यादा एक्सरसाइज ना करें खुली हवा में, कोशिश करें कि मास्क लगाते रहें। ये आलम दिवाली से पहले, इसका मतलब है पटाखों से भी पहले दिल्ली की आबोहवा वैसे ही खराब है। इटली के रोम में G20 के दूसरे दिन की बैठक में शामिल हुए पीएम मोदी। सूत्रों के मुताबिक दुनिया के 20 बड़े देश तापमान 1.5 डिग्री तक घटाने पर हुए राजी। G20 शिखर सम्मेलन के समापन पर इटली के पीएम मार्कियो द्राघी का बड़ा ऐलान। कहा, इटली जलवायु परिवर्तन रोकने के लिए गरीब देशों को दी जाने वाली राशि 3 गुना बढ़ाकर $1.4 बिलियन करेगा। न्यूजीलैंड से हारकर भारत की सेमीफाइनल की डगर हुई मुश्किल। बतौर कप्तान फिर नाकाम रहे विराट कोहली। T20 विश्व कप से बाहर होने की कगार पर पहुंची टीम इंडिया। T20 वर्ल्ड कप में भारत की लगातार दूसरी शर्मनाक हार। न्यूजीलैंड ने 8 विकेट सराए। भारत के ना बल्लेबाज चले ना ही गेंदबाज। टीम इंडिया के 111 रन के लक्ष्य को न्यूजीलैंड ने 14 ओवर 3 गेंद में हासिल किया। आज दिल्ली में उत्तराखंड बीजेपी की बड़ी बैठक होगी। आगामी चुनाव और 5 नवंबर को पीएम के केदारनाथ दौरे की तैयारियों को लेकर होगी चर्चा। जेपी नड्डा के शामिल होने की उम्मीद। कांग्रेस आज से शुरू करेगी सदस्यता अभियान। 5 महीने में 10 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य। कांग्रेस के कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों को कांग्रेस से जोड़ने की कोशिश करेंगे। अहमदाबाद में अमित शाह सुबह स्वामीनारायण मंदिर भी जाएंगे। 36 फुट ऊंची शिवजी की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। एक सत्संग सभा का भी करेंगे उद्घाटन। सीएम योगी के गढ़ गोरखपुर में प्रियंका गांधी ने प्रतिज्ञा रैली की। बीजेपी एसपी बीएसपी पर जमकर बरसीं प्रियंका। कहा, उत्तर प्रदेश में विकास कहीं नहीं दिख रहा। संघर्ष के समय में कहां गायब हो जाते हैं अखिलेश मायावती। हरदोई में बोले अखिलेश यादव, बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टी की सोच एक जैसी है। सीबीआई और ईडी को पीछे लगाने की आदत कांग्रेस ने शुरू की थी। बीजेपी उसी राह पर चल रही है। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल यादव का ऐलान। कहा, किसी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी से करेंगे गठबंधन। पहले राजभर से भी हो चुकी है शिवपाल की मुलाकात। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज मुरादाबाद दौरा। भीमराव अंबेडकर पुलिस अकादमी की दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। पीएम आवास योजना के आवासों की गृह प्रवेश कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। यूपी के अयोध्या में 3 दिवसीय दीपोत्सव की आज से शुरुआत होगी। 3 नवंबर को मुख्य कार्यक्रम का आयोजन है। शामिल इस कार्यक्रम में भी सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। आरोपों के बीच समीर वानखेड़े के घर पहुंचे अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष अरुण हल्दर। कहा, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देखने आया था। नवाब मलिक वानखेड़े को अपराधी साबित करने में लगे हुए। किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी का बड़ा बयान। कहा, अगर सरकार ने किसानों को हटाने की कोशिश की तो अब की बार की दीपावली प्रधानमंत्री के घर पर मनाएंगे। उत्तराखंड में हल्द्वानी के लाल कुआं में सेंचुरी पेपर मिल के प्रदूषित पानी से लोगों की सेहत और फसलों को हो रहा है भारी नुकसान। लोगों की शिकायत पर एसडीएम ने किया मुआयना। कहा, जल्द भेजा जाएगा नोटिस। सवाल ये कि क्या उत्तर प्रदेश बीजेपी में सब ठीक है। सवाल ये भी कि क्या चुनाव में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर पार्टी में कोई विवाद है। ये सवाल उठा है डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के एक बयान के बाद। देखिए यूपी चुनाव से जुड़ी ये सबसे बड़ी खबर। महोदय, भारतीय जनता पार्टी अब किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी? ये बताइए। भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी। नहीं सर। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के इसी बयान ने यूपी बीजेपी में भारी घमासान को बेपर्दा कर दिया। हाथरस पहुंचे मौर्य से रिपोर्टर ने पूछा था कि 2017 में वो सीएम क्यों नहीं बन पाए। जो शोषित और वंचित लोग थे उनको आशा थी कि वो सरकार बनेगी 2017 में बीजेपी की, और आपने कड़ी मेहनत की
फिर भी है नहीं है आपको लोग मायूस हैं, वो लोग मायूस हैं। क्या कहेंगे आप भारतीय लोग? जनता पार्टी की सरकार ने जो एक तरह से मैं कहूँ या जो इस पुल के बारे में इसका डिटेल में विभाग के लोग कह दूंगा। मौर्य ने पहले तो इस सवाल को टालने की कोशिश की, लेकिन जब सवाल दोहराया गया तो इनकी नाराजगी जुबान पर आ गई। महोदय, भारतीय जनता पार्टी अब किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी? चुनाव लड़ेगी ये बता भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी। नहीं सर, केशव प्रसाद मौर्य का ये बयान ऐसे वक्त पर आया है जब 3 दिन पहले ही लखनऊ पहुंचे अमित शाह ने खुले मंच से योगी को जिताने की अपील कर यूपी में नेतृत्व के सवाल पर विराम लगाने की कोशिश की थी। बड़ी बात यह है कि उस मंच पर अमित शाह के साथ केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद थे। मोदी जी को फिर से एक बार 24 में प्रधानमंत्री बनाना है तो 22 में फिर एक बार योगी जी को मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा। यूपी की राजनीति में सीएम योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बीच दूरियां कोई नई बात नहीं। ये बात पिछले चुनाव की है, जब केशव प्रसाद मौर्य यूपी बीजेपी के अध्यक्ष थे, योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से सांसद थे। सीएम की रेस में दोनों थे, लेकिन बाजी मार ली भगवाधारी योगी ने। पिछड़ों की राजनीति करने वाले मौर्य को डिप्टी सीएम के पद से ही संतोष करना पड़ा। तब से ही दोनों के अनबन की खबरें छन छन कर आती रही हैं। 3 महीने पहले भी नेतृत्व को लेकर दोनों आमने सामने आए थे, लेकिन पार्टी ने बीच बचाव कर मामले को दबा दिया था। भारतीय जनता पार्टी में केवल मनभेद नहीं है, मतभेद भी है। वो ऐसा मतभेद है कि दोनों जो इंजन हैं वो आपस में टकराए जा रहे हैं। चलिए अब समाजवादी पार्टी की बात कर लेते हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव एक बयान देकर विरोधियों के निशाने पर आ गए। अखिलेश यादव पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लग रहा है। अखिलेश ने ऐसा क्या कहा, आप भी सुनिए। यूपी में चुनाव करीब आते ही जिन्ना का जिन्न फिर बोतल से बाहर निकल आया है। सरदार पटेल जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बनकर के आए थे। यूपी के हरदोई में समाजवादी विजय रथ लेकर पहुंचे अखिलेश यादव ने सरदार पटेल की जयंती के बहाने मोहम्मद अली जिन्ना का खूब गुणगान किया। बोले वो आजादी के नायक थे। सरदार पटेल जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बनकर के आए थे। एक ही जगह पर पढ़ाई लिखाई की उन्होंने, वो बैरिस्टर बने, उन्होंने आजादी दिलाई। उन्हें किसी भी तरीके से किसी का भी संघर्ष करना पड़ा होगा तो वो पीछे नहीं हटे। यूपी चुनाव से पहले अखिलेश यादव के इस बयान ने बीजेपी को बैठे बिठाए नया मुद्दा दे दिया है। अखिलेश यादव को पहले इतिहास पढ़ लेना चाहिए। वो जिन्ना जिसने आजादी के 1 साल पहले 16 अगस्त 1946 को एक कॉल दिया था डायरेक्ट एक्शन, उसमें हिंदुओं का कत्लेआम हुआ था। वो जिन्ना जो हैदराबाद को साउथ पाकिस्तान बनाना चाहता था निजाम के पक्ष में। वो जिन्ना जिसने देश का बंटवारे का जिम्मेदार है। अखिलेश यादव जी का ज्ञान पसंद करके तो आज मुलायम सिंह जी भी माथा पकड़ लेंगे। मुस्लिम तुष्टीकरण में आज इस कदर अंधे हो गए हैं कि जिन्ना की पैरोकारी कर रहे हैं। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने भी अखिलेश का भाषण ट्वीट कर पूछा, सरदार पटेल जी की जयंती पर अखिलेश यादव मोहम्मद अली जिन्ना का गुणगान क्यों कर रहे हैं? जिन्ना से प्यार अखिलेश की मजबूरी भी है। यूपी में करीब 20% मुस्लिम वोटर हैं, जिन्हें अपने पाले में लाने के लिए समाजवादी पार्टी, बीएसपी और कांग्रेस के बीच लड़ाई है। अब अगर मुस्लिम वोट बढ़ता है तो अखिलेश की सत्ता में वापसी का सपना ही रह जाएगा। यही वजह है कि अखिलेश खुद को मुसलमानों के ज्यादा करीब दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। खैर, जो भी हो, यूपी में हाल के दिनों में राजनीतिक दलों की तरफ से जिस तरह के बयान सामने आए हैं, उससे साफ इशारा है कि चुनाव आते आते जनता से जुड़े मुद्दे गायब हो जाएंगे और फिर ध्रुवीकरण के सहारे सत्ता के सिंहासन तक पहुंचने की कोशिश होगी।
तो यूपी की चुनावी बिसात पर अपने अपने दावों और वादों के साथ प्रचार में उतरे अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी के बीच बार पलटवार तेज होता जा रहा है। अखिलेश यादव ने कांग्रेस को बीजेपी जैसा बताया तो प्रियंका ने कहा कि जहां संघर्ष होता है वहां समाजवादी पार्टी वाले नजर ही नहीं आते। हरदोई में अपने रथ पर सवार होकर जनता के बीच पहुंचे अखिलेश यादव के निशाने पर सिर्फ बीजेपी नहीं थी, उन्होंने योगी सरकार पर हमला बोलते हुए कांग्रेस को भी लपेटे में लिया। अखिलेश के मुताबिक जो आज बीजेपी कर रही है वो कभी कांग्रेस करती थी। कांग्रेस ये आईना किसको दिखा रही है? अगर ईडी चल रही है, सीबीआई चल रही है फिर नेताजी पर, हम पर या देश के तमाम नेताओं पर, वो कांग्रेस की देन है। जितने भी ईडी सीबीआई अगर चल रही तो कांग्रेस ने किया है। अगर हम पे सीबीआई किसने की, हमारे ऊपर किसने जांच के बैठाई? कांग्रेस ने बैठाई। और कितने साल से जांच चल रही है नेताजी और हमारे परिवार की? तो कांग्रेस ये न भूले, सीबीआई और ईडी को पीछे लगाने की आदत कांग्रेस की रही है। उसी कांग्रेस के रास्ते पर भारतीय जनता पार्टी चल रही है। हरदोई में अखिलेश थे तो सीएम योगी के गढ़ गोरखपुर में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने मोर्चा संभाला था। उनके निशाने पर भी बीजेपी थी, लेकिन जब मंच पे पहुंची तो एसपी बीएसपी पर भी जमकर तीर छोड़े। कहाँ है कि नहीं दिखते? जब संघर्ष होता है, जब संकट होता है तो क्यों नहीं आते आपके पास? सिर्फ कांग्रेस आ रही है, सिर्फ कांग्रेस लड़ रही है और मैं इस मंच पर खड़ा करके कह रही हूँ, मैं मर जाऊंगी, जान दे दूंगी, लेकिन इस भाजपा के साथ कभी मैं कोई मिलावट नहीं करूंगी। यूपी में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी साथ आए थे, लेकिन तब यूपी के लड़कों को राज्य की जनता ने नकार दिया था। इस बार दोनों पार्टियां अकेले चुनाव लड़ सकती हैं, तो ये जताने की भी कोशिश हो रही है कि दोनों का एक दूसरे से कोई वास्ता नहीं। आइए बात करते हैं बिहार की, जहां एक महिला मजदूर ने भ्रष्टाचार से लड़ने का दावा करने वाली नीतीश सरकार को सरेआम आईना दिखा दिया। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। बिहार की राजधानी पटना के एक सभागार में मंच सजा था। केंद्रीय श्रम राज्य मंत्री रामेश्वर तेली मजदूरों को ई श्रम कार्ड बांट रहे थे। बिहार के श्रम मंत्री जीवेश मिश्रा भी साथ मौजूद थे। इसी बीच एक महिला श्रमिक को मंच पर बुलाया। किरण देवी। केंद्रीय मंत्री ने किरण देवी से पूछा, आपका ई श्रम कार्ड फ्री में बना है ना? और जवाब में किरण ने खोल दी भ्रष्टाचार की पोल। कहा, नहीं साहब, ये तो पैसे से बनवाए हैं। पैसा दिए थे? पैसा दिए? अरे किसको? हाँ? किसको दिए? किसको दिए जनता के सामने फजीहत के बाद किरण को जैसे तैसे ई श्रम कार्ड देकर मंच से विदा किया गया, लेकिन इस घटना ने सिस्टम पर फिर कई सवाल खड़े कर दिए। कितना लिया बोलिए अपने शब्दों में। 100 रुपया। 100 रुपया। मंत्री जी पूछ रहे थे इस बारे में आपसे ना, क्या बिहार के श्रम संसाधन विभाग श्रमिकों को पैसे देने और सरकारी योजना का लाभ पहुंचाने के लिए ई श्रम कार्ड बनाने का काम कर रहा है। ई श्रमिक कार्ड बनाने में सरकार एक भी पैसे श्रमिकों से नहीं ले रही है, पर पटना में जिस तरीके से केंद्रीय मंत्री के मंच पर ही वसूली का खुलासा हुआ, उसने सरकार को जांच के आदेश देने पर मजबूर कर दिया। और अब बात असली पेट्रोल डीजल की, क्योंकि पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों ने हर किसी को परेशान कर रखा है। जो लोग अपनी गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं उनकी जेब से ज्यादा पैसे तो जा ही रही हैं, लेकिन जिनका पेट्रोल डीजल से सीधा वास्ता भी नहीं है उन पर भी रोज रोज बढ़ते दाम का असर पड़ रहा है। आवाजाही से लेकर रोजमर्रा की हर चीज महंगी होती जा रही है। अब हाल ये है कि बढ़ती महंगाई से कई लोगों का कामकाज तक ठप पड़ गया है। बालाघाट मध्य प्रदेश पेट्रोल 120 रुपए प्रति लीटर पार। सीहोर मध्य प्रदेश खेतों में छुपाए वाहन। रांची झारखंड ट्रक मालिकों की मुसीबत। ये तीनों तस्वीरें बताती हैं कि महंगे पेट्रोल डीजल का आने वाले दिनों में क्या असर होने वाला है। तेल की बढ़ती कीमतों से हर किसी की हालत खराब है, लेकिन अब तस्वीरें बता रही हैं कि अगर हालात नहीं संभले तो अर्थव्यवस्था को भी बड़ा झटका लग सकता है। सबसे पहले बात मध्य प्रदेश के बालाघाट की। यहाँ पेट्रोल ने नया रिकॉर्ड बना दिया है। 120 रुपए प्रति लीटर कीमत हो गई है और आने वाले दिनों में दाम इसके पार भी जा सकते हैं।
हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि महंगा पेट्रोल डीजल खरीदने से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। लोगों का बजट भी बिगड़ता जा रहा है। पेट्रोल के रेट लगातार बढ़ने से तकलीफें बहुत बढ़ गई हैं। पहले हम 500 रुपये में लगभग 10 दिन गाड़ी चला लेते थे और अब 5-6 दिन से ऊपर नहीं चल पाता है। इसके लिए सरकार को कुछ कदम उठाने चाहिए और जल्दी कुछ कम करना चाहिए। बढ़ती कीमतों के बीच मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमाओं पर फायदा उठाने की जंग भी चल रही है। दरअसल बालाघाट महाराष्ट्र की सीमा से सटा है। ऐसे में महाराष्ट्र के पेट्रोल पंप चलाने वाले बालाघाट में आकर प्रचार कर रहे हैं कि अगर सस्ता पेट्रोल चाहिए तो महाराष्ट्र की सीमा में आकर तेल भरवाएं। नतीजा ये है कि बालाघाट के पेट्रोल पंप पर बंद होने का खतरा मंडरा रहा है। बालाघाट में हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा पेट्रोल और डीजल महंगा है। हमारा व्यापार बहुत प्रभावित हुआ है। जो महाराष्ट्र के व्यापारियों द्वारा पेट्रोल पंप संचालकों द्वारा पेपर पंपलेट बांटे जा रहे हैं, इससे ज्यादा और व्यापार प्रभावित होता है। अब मध्य प्रदेश के सीहोर जिले का हाल देखिए। यहाँ ट्रांसपोर्टरों पर महंगे पेट्रोल डीजल की जबरदस्त मार पड़ रही है। फाइनेंस कंपनियों के डर से गाड़ियों के मालिक अपने वाहनों को खेतों में छुपा रहे हैं। दरअसल तेल की कीमत जिस हिसाब से बढ़ रही है उस हिसाब से भाड़ा नहीं बढ़ रहा। ऐसे में करीब 700 गाड़ी मालिकों ने अपना काम बंद कर रखा है। ऐसे में वो कर्ज पर लिए गए इन ट्रकों की किश्त कैसे चुकाएं? लिहाजा वो ट्रकों को कहीं छिपाने की जुगत में है। सरकार ने डीजल इतना बढ़ा दिया है कि जिससे हम लोग गाड़ी की किस्त भी नहीं भर पाते, ना टायर ट्यूब ना सर्विसिंग करा पाते। गाड़ियाँ 600-700 गाड़ियाँ बंद है, पहिए थमे हुए हैं, जगह जगह खड़ी कर दी। छुपाना पड़ रहा है गाड़ियों को, जंगल में ले जाकर कहीं कुएं पर छुपाई है, कहीं पल्लियों ढाक दी है गाड़ियों में, जिससे फाइनेंसर नहीं देखे। रांची के ट्रक मालिकों का भी यही हाल है। ट्रांसपोर्ट के व्यवसाय से जुड़े कई लोगों ने अब दूसरे कारोबार की तरफ रुख करना शुरू कर दिया है। भुखमरी के कगार पर आ गया है ट्रक ओनर। और डीजल का जो इतना लगातार वृद्धि हो रहा है, समझ लीजिए ट्रक व्यवसाय चौपट हो गया। इस लाइन से जुड़ा जितना भी आदमी है सबका धंधा खत्म हो गया। यानी यूपी हो या मध्य प्रदेश, दिल्ली हो या महाराष्ट्र, हर जगह की जनता तेल की बढ़ती कीमतों से परेशान है। महंगाई की मार से बेहाल जनता अपने नुमाइंदों की ओर उम्मीद से देख रही है, लेकिन वो नुमाइंदे क्या सोच रहे हैं वो भी सुन लीजिए। तो पब्लिक को ये समझना चाहिए कि अगर हमारी आमदनी बढ़ रही है तो निश्चित रूप से थोड़ी महंगाई भी स्वीकार करनी पड़ेगी। ये प्रैक्टिकल बात है। आप ये नहीं कह सकते कि नहीं, 10 साल पहले मुझे 6,000 रुपये तनख्वाह मिलती थी, आज मुझे 50,000 रुपये तनख्वाह मिल रही है, मगर पेट्रोल डीजल का भाव वही होना चाहिए 10 साल पहले था। दिस इज नॉट पॉसिबल। जनता की कमाई और महंगाई का गणित समझाने वाले ये मध्य प्रदेश के पंचायत मंत्री हैं। सरकार में होने की वजह से जनता की तकलीफों पर तर्कहीन दलीलों का मरहम लगा रहे हैं, लेकिन जनता सब समझती है, सब याद रखती है। वो वक्त भी आएगा जब जनता हिसाब करेगी और तब नेताजी का सियासी गणित गड़बड़ा जाएगा। इरफान भाई से ही जान लेते हैं कि आज उन्होंने अपने कार्टून के जरिए क्या बताने की कोशिश की। विकास जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, नवाब मलिक का काम और बढ़ गया है। कल केंद्रीय मंत्री अठावले ने समीर वानखेड़े का पक्ष लिया है और कहा है कि समीर वानखेड़े एक दलित परिवार से हैं। अब देखना यह है कि नवाब मलिक जैसा कि सबूतों के आधार पर लगातार एक सीरीज चला रहे हैं वानखेड़े के खिलाफ, क्या वो अठावले के खिलाफ भी इसी तरह का कोई अभियान चलाएंगे? एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।